वेरी गुड इवनिंग बच्चों। मैं पंकज, आपका बायोलॉजी एजुकेटर, और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कैंपस ऑफ बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 12th का एक चैप्टर जेनेटिक्स, उसमें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी किया था। उसी को और आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जब मेंडल ने पी प्लांट पर वन कैरेक्टर को लेकर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया था, उसको तो हम लोगों ने देख लिया था कि उसमें F1 प्रोजेनी एक ही पेरेंटल टाइप का था। टॉल और डॉर्फ में F1 प्रोजेनी ऑल वेयर टॉल, और F2 में कुछ डॉर्फ पेरेंटल टाइप भी एल्ड मिला था, और वहाँ से एक रेशियो उन्होंने फाइंड किया था 3:1 का, 3 टॉल और वर्सेस 1 डॉर्फ। ये तो फिनोटाइपिक रेशियो था, फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो को जानने के लिए उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया था, जिसमें कि उनको 1:2:1 का रेशियो आया था, जीनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें वन होमोजाइगस टॉल था, 2 हेट्रोजाइगस टॉल था और 1 होमोजाइगस डॉर्फ था। और उन्होंने ये पाया था कि जो एलील्स है वो आपस में ब्लेंड नहीं करते हैं, मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स या मिक्सिंग ऑफ ट्रेट नहीं होता है, कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी पेरेंटल कैरेक्टर या ट्रेट F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है, और जो F1 प्रोजेनी में एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो रेसेसिव है। और रेसेसिव कैरेक्टर प्योर होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप अपना एक्सप्रेशन दे पाता है, जबकि जो डोमिनेंट फैक्टर है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे मेंडल ने 2 लॉ प्रपोज किया था। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उससे आगे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये क्या है? When experiments on pea plant were repeated using other traits in other plant, it was found that sometimes the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parents and was in between the two. जब स्नैपड्रैगन, इसका एग्जाम्पल है डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन, या उसको एंटीराइनम स्पीसीज भी कहते हैं, इस पे जब पी प्लांट वाले एक्सपेरिमेंट को ही रिपीट किया गया, तब क्या मिला कि F1 प्रोजेनी में या तो आइदर रेड फ्लावर या वाइट फ्लावर मिलना चाहिए था, बट इसमें F1 प्रोजेनी में क्या मिला? पिंक फ्लावर मिला। When experiments on pea plant were रिपीट किया गया on other traits और other plant पे, it was found that sometimes F1 had a phenotype that did not resemble, जो कि F1 में any one parental type आना चाहिए था बट नहीं आया, और उनके बीच का कोई दूसरा कलर आ गया। The inheritance of flower color in dog flower or snapdragon or antirrhinum species is a good example to understand incomplete dominance. डोमिनेंस तो क्या, डोमिनेंस में हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि F1 प्रोजेनी में कोई ना कोई एक पेरेंटल टाइप कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा और दूसरा पेरेंटल टाइप हाइड कर जाएगा, लेकिन इसमें दोनों में से कोई भी पेरेंटल टाइप कैरेक्टर नहीं आकर कोई तीसरा आ गया, कुछ तीसरा। जैसे कि इसमें क्या लिया था उन्होंने? रेड कलर्ड फ्लावर और वाइट कलर्ड फ्लावर के बीच उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और F1 प्रोजेनी में
all flower were pink when the F1 progeny were self pollinated. अब जब F1 progeny को उन्होंने self pollination कराया, then in F2 progeny resulted in the ratio of 1 red, 2 pink and 1 white. 1 red, 2 pink and 1 white, यानी 1:2:1 का रेशियो आया F2 progeny में, F2 जनरेशन में. Here the genotypic ratio were exactly same as you expect. genotypic ratio तो सेम है क्योंकि F2 progeny में F2 जनरेशन का जो जीनोटिपिक रेशियो था, जीनोटाइप का रेशियो था, वो 1:2:1 का था. वो यहाँ भी है. As we expect in any Mendelian monohybrid cross, but the phenotypic ratio had changed from the 3:1. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में रेशियो क्या था? फिनोटाइप का रेशियो F2 जनरेशन में 3:1. तो इस 3:1 रेशियो से डेविएशन आ गया, दैट इज 3 डोमिनेंट और 1 रेसेसिव. इस रेशियो से फिनोटाइप का रेशियो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये रिजल्ट वेरी कर गया, बट जीनोटाइप का रेशियो सेम रहा. व्हाट हैपेंड? अब यहाँ पे हुआ क्या? What was that R, capital R, was not completely dominant over small r, and this made it possible to distinguish capital R small r. जो heterozygous plant हुआ as pink, ये completely dominate नहीं कर पाया. जो कैपिटल R था, जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बल्कि इन बिटवीन, यानी रेड और वाइट के बीच कोई तीसरा कलर आ गया, पिंक. और ये प्योर, जब होमोजाइगस कंडीशन में कैपिटल आर है तब तो ये रेड है, या स्मॉल आर रेसेसिव कंडीशन में, होमोजाइगस रेसेसिव के कंडीशन में वाइट है, बट हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये पिंक कलर का हो गया. एक्सप्लेनेशन था कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डोमिनेंस एक्चुअली है क्या? व्हाट इज द डोमिनेंस एंड व्हाई आर सम एलील डोमिनेंट एंड सम अदर रेसेसिव? टू टैकल दीज क्वेश्चंस वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज. जीन करते क्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी जीन कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. इसको हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि एवरी जीन क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिशन होता है उसका फ्रॉम पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. और ये क्या करता है? जो जीन है, एवरी जीन एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट. एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर जीन है. इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, दैट इज अ पेयर ऑफ एलील. नाउ these 2 alleles are not always be identical as in case of heterozygote. एक जीन का 2 एलिलिक पेयर है, और ये जो 2 एलिलिक पेयर है ऑलवेज आइडेंटिकल नहीं होता है. कब आइडेंटिकल होगा? हेट्रोजाइगस के केस में या हेट्रोजाइगोट के केस में ये डिसिमिलर है, नॉट आइडेंटिकल, बट होमोजाइगस के कंडीशन में आइडेंटिकल है. जैसे कैपिटल टी ये तो आइडेंटिकल है, स्मॉल टी आइडेंटिकल है, बट कैपिटल टी स्मॉल टी इज नॉट आइडेंटिकल. One of them may be different due to some changes that it has undergone which modifies the information that particular allele contains. अब ये जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एक डोमिनेट करता है दूसरे पे, यानी कैपिटल टी डोमिनेट करता है, तो इसका एक्सप्रेशन तो हो जाएगा, यानी प्लांट जो है वो टॉल होगा, बट स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं हो पाता है, और ये इसका एक्सप्रेशन F1 प्रोजेनी में हाइड कर जाता है.
इसके बाद लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम. There are two copies of this gene, the two allelic forms. Let's assume that the normal allele produces normal enzyme. That is, normal allele produces normal enzyme that is essential for the transformation of a substrate S. Theoretically, the modified alleles could be responsible for the production of the normal, less efficient enzyme, non-functional enzyme, or no enzyme at all. In first case, that is, in normal or less efficient enzyme, the modified allele is equivalent to the unmodified allele. यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है. It will produce the same phenotype trait or trait that is results in the transformation of substrate S. Such equivalent allele pairs are very common, but if the allele produces all non-functional enzyme or no enzyme, the phenotype may be affected. अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और या फिर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इस केस में क्या होगा, फिनोटाइप मे बी अफेक्टेड, फिनोटाइप चेंज कर जाएगा. The phenotype trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified allele which represents the original phenotype is the dominant allele. The unmodified or functioning allele which represents the original phenotype is the dominant allele, and the modified allele is generally recessive allele. Hence, in the example above, the recessive trait is seen due to non-functional enzyme. Recessive trait जो है non-functional enzyme के due to seen to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोगों ने इस तरह से देखा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोई भी एलिल अपना एक्सप्रेशन पूरी तरह से नहीं दे पाता है. इनकम्प्लीट डोमिनेट करता है बट इनकम्प्लीटली डोमिनेंस है ये. फॉर एग्जाम्पल स्नैपड्रैगन और डॉग फ्लावर. अब कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस इसका बेस्ट एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग. टिल नाउ वी वेर डिस्कसिंग प्रोसेस where the F1 resembled either one of the two parents, that is dominance, or in between incomplete dominance. Two parents, either one of the parents से रिसेंबल करता है तो डोमिनेंस का केस है, डोमिनेंट एलिल है. अगर दोनों में से किसी भी पेरेंट से आइडेंटिकल नहीं है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है. बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिसेंबल्स बोथ ऑफ द पेरेंट्स. A good example of different types of red blood cell that determine ABO blood grouping in human. ABO blood groups are controlled by I gene. ये I gene जो है ABO blood grouping को कंट्रोल करता है और ये मल्टीपल एलिलिज्म भी शो करता है. यानी मल्टीपल एलिल का भी एग्जाम्पल है बिकॉज I gene ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है एंड इसका 3 एलिल होता है, 3 एलिल्स. The plasma membrane of the red blood cell has sugar polymer that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. The gene I has 3 allele. The gene I has 3 allele, so called IA, IB और IO, या फिर इसको स्मॉल i से भी डिनोट करते हैं. The alleles IA and IB produces a slightly different form of the sugar. एलिल IA डिफरेंट टाइप का शुगर प्रोड्यूस करता है, IB डिफरेंट टाइप का करता है, एंड IO और I ये कोई एलिल I डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म. ईच पर्सन पोजेसेस एनी 2 ऑफ द 3 एलिल्स. डिप्लॉयड हैं हम लोग तो इसमें कोई भी 2 एलिल ही, एक जीन का 2 एलिलिक पेयर ही होगा. IA, IB allele are completely dominant over
आई। अगर आगे हम लोग इस कंपोजिशन को देखेंगे, आई ए और आई बी दोनों एलील कंप्लीटली डोमिनेट करता है ओवर आई। इन अदर वर्ड्स, व्हेन आई ए एंड स्मॉल आई आर प्रेजेंट, ओनली आई ए एक्सप्रेसेस इटसेल्फ बिकॉज आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। स्मॉल आई वाला जो एलील है वो कोई शुगर प्रोडक्शन नहीं करता है, डू नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर। एंड व्हेन IB allele and small I are present, then only IB expresses itself. But when IA and IB both are present together, then both of them expresses own types of sugar. This is because of co-dominance. जब IA और IB दोनों एलिल प्रेजेंट है तब ये को-डोमिनेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। Whereas अगर IA या IB के साथ आई ए और आई है या फिर आई ए बी और स्मॉल आई है तो ये डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। Hence, red blood cells have both A and B types of sugar. Since there are three different since there are three different alleles are present, there are 6 different combinations of these 3 alleles that are possible, and therefore total of 6 different genotypes of human ABO blood types are possible. How many phenotypes are possible? यहाँ से हम लोग देखते हैं टेबल showing the genetic basis of blood groups in human population. एलिल्स फ्रॉम पेरेंट 1, अगर आई ए एलिल प्रेजेंट है, पेरेंट 2 के से भी आई ए है, पेरेंट 1 से आई ए एलिल, पेरेंट 2 से भी आई एलिल, तब जीनोटाइप का जो ऑफस्प्रिंग्स होगा, ये जीनोटाइप का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आई ए दोनों ही एलिल्स आई ए और ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग्स का जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए हो जाएगा। इसी तरह से अगर पेरेंट 1 से आई ए एलिल, पेरेंट 2 से आई बी, तब ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप आई बी और ब्लड ग्रुप ए बी। इसी तरह से पेरेंट्स 1 से आई ए, पेरेंट 2 से स्मॉल आई, तब जीनोटाइप का ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप आई ए और स्मॉल आई, और उस केस में भी ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ये कंप्लीटली डोमिनेट करता है आई ए एलिल ओवर आई। अब अगर पेरेंट 1 से आई बी एलिल आया है, पेरेंट 2 से आई ए, तब जीनोटाइप हो जाएगा ऑफस्प्रिंग्स का आई बी और ब्लड टाइप ए बी। पेरेंट 1 से आई बी, पेरेंट 2 से भी आई बी, तब ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप आई बी और ब्लड टाइप जो हो जाएगा ब्लड ग्रुप वो बी ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग्स का। आई पेरेंट 1 से आई बी, सेकेंड पेरेंट से आई स्मॉल आई, जीनोटाइप हो जाएगा आई ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप, और ब्लड ग्रुप बी, ये भी डोमिनेट करता है आई बी ओवर आई। और अगर दोनों ही पेरेंट से स्मॉल आई आया है, तब ऑफस्प्रिंग्स का जीनोटाइप आई और इस केस में ब्लड ग्रुप ओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी शुगर का प्रोडक्शन नहीं होता है। Do you realize that the example of ABO also provides a good example of multiple allele? Yes, multiple alleles करता है। क्यों मल्टीपल एलिल क्या कहता है कि 2 से ज़्यादा एलिल अगर प्रेजेंट है किसी भी जीन के पास तो वो मल्टीपल एलिल का एग्जाम्पल है। Here you can see that there are more than 2, that is 3 alleles that governs the same character. Since in an individual only 2 alleles can be present, multiple alleles can be found only when population studies are made. जब population studies करते हैं
उस केस में ये मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड. प्लियोट्रोपिज्म, when a single gene product may produce more than one effect, that is then it is called pleiotropism. एक single gene more than one phenotypic effect प्रोड्यूस करता है, उस केस को हम लोग प्लियोट्रोपिज्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टार्च सिंथेसिस इन pea seeds is controlled by one gene. It has also two allele, that is capital B and small b. एक जीन का दो एलील है स्टार्च सिंथेसिस के लिए इन पी सीड्स. स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी होमोजाइगस एलील्स. अगर होमोजाइगस कंडीशन में है कैपिटल बी दोनों ही, तब स्टार्च का सिंथेसिस गुड एल्ड आएगा, लार्ज साइज्ड ग्रेन रहेगा, एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन का जो साइज होगा वो लार्ज होगा, आर प्रोड्यूस्ड. इन कंट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगस एलील्स हैव लेसर एफिशिएंसी इन स्टार्च सिंथेसिस. इसका स्टार्च का ग्रेन जो होगा वो स्मॉलर होगा, साइज, स्टार्च ग्रेन का साइज. प्रोड्यूस्ड स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स. आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द सीड्स, कैपिटल बी सीड्स आर राउंड एंड स्मॉल बी आर रिंकल्ड. एक तो ये कैपिटल बी डोमिनेंट है, राउंड शेप्ड होगा, और स्मॉल बी रिंकल्ड शेप्ड का होगा. अब यहाँ पे हेट्रोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी एलील प्रोड्यूसेज राउंड सीड्स एंड सो, ये राउंड सीड तो प्रोड्यूस करेगा कैपिटल बी स्मॉल बी, चूंकि कैपिटल बी सीड शेप के लिए यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर है, तो ये राउंड सीड तो प्रोड्यूस करेगा. एंड सो बी सीम्स टू बी डोमिनेंट एलील, बी डोमिनेंट एलील दिखता है, बट द स्टार्च ग्रेन साइज इज प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज. ये इन कैपिटल बी स्मॉल बी हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये डोमिनेंट एलील लगता है, क्योंकि ये राउंड सीड प्रोड्यूस करेगा इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, बट जो स्टार्च ग्रेन का साइज है वो इंटरमीडिएट हो जाएगा. So, if a starch grain size is considered as a phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. देखिए ये क्या है, इस केस में क्या हुआ, कैपिटल बी फिर से एक बार देखते हैं. कैपिटल बी is homozygous alleles and therefore it produces starch grains, large starch grains are produced. In contrast, small b homozygous alleles have lesser efficiency in starch synthesis and produced smaller starch grain. Small b homozygous condition में. After maturation of seeds, capital B homozygous condition में seeds are round and small b are wrinkled in shape, but heterozygous capital B small b alleles produces round seeds and it seems to be डोमिनेंट एलील. बट जब हम स्टार्च ग्रेन साइज को देखते हैं तब तो ये डोमिनेंट दिखता है, बट स्टार्च ग्रेन साइज इज प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज इन हेट्रोजाइगस कैपिटल बी स्मॉल बी सीड्स. सो इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड एज द phenotype, then from this angle the alleles show incomplete dominance. तो ये एक ही जीन अलग अलग फिनोटाइपिक प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है या कंट्रोल करता है. एक तो डोमिनेंट एलील का लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो करता है, और दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है. तो इस कंडीशन में इसको क्या कहते हैं, प्लियोट्रोपिज्म. प्लियोट्रोपिज्म क्या कहता है, इन अ सिंगल जीन प्रोडक्ट मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, राउंड सीड शेप इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, राउंड सीड शेप एंड राउंड सीड शेप के साथ साथ इनकम्प्लीट डोमिनेंस या साइज इसका इंटरमीडिएट साइज हो गया, इंटरमीडिएट साइज, इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी एग्जाम्पल है. Therefore, dominance is not an autonomous feature of a gene.
or the product that it has information for. It depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine, in case more than one phenotype is influenced by the same gene. Inheritance of two gene. अब ये dihybrid cross या inheritance of two genes. Mendel also worked with and crossed pea plant that differed in two characters, as seen in the cross between a pea plant that has seeds with yellow color and a round shape, and one that had seeds of green color and wrinkled shaped, मेंडल ने क्या किया, फिर से पी प्लांट पे दो कैरेक्टर्स को लेकर के, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को, कंट्रास्टिंग ट्रेट को लेकर के क्या किया, डाइहाइब्रिड क्रॉस किया. उसमें उसने येलो कलर सीड का कलर एंड राउंड शेप्ड, सीड का कलर येलो विथ राउंड शेप, सीड का कलर ग्रीन विथ रिंकल्ड शेप, सीड का कलर और सीड का शेप, दो कैरेक्टर को उन्होंने आपस में क्रॉस कराया. Mendel found that the seeds resulting from the crossing of parents had yellow colored and round shaped seed. F1 जनरेशन में जब उन्होंने येलो कलर राउंड शेप R कैपिटल Y, इसको जब उन्होंने क्रॉस कराया, किससे क्रॉस कराया, इसको यहां से आप देख लीजिए ऐसे, कहां पे लिखें, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई सीड को जब उन्होंने स्मॉल आर, स्मॉल वाई, इट मीन्स ये राउंड शेप्ड सीड, येलो कलर्ड सीड, और इसको उन्होंने ग्रीन कलर्ड सीड और रिंकल्ड शेप के साथ क्रॉस कराया. तो F1 जनरेशन में उनको क्या मिला, इन F1 जनरेशन में क्या मिला, येलो कलर एंड राउंड शेप्ड, R Y, हेट्रोजाइगस राउंड शेप्ड सीड एंड हेट्रोजाइगस येलो कलर्ड सीड, ये उनको रिजल्ट मिला इन F1 जनरेशन. Here can you tell which of the characters in the pair yellow green, येलो और ग्रीन में येलो ऑब्वियसली डोमिनेंट है सीड कलर में, और राउंड सीड शेप वाज डोमिनेंट, और दूसरा जो कैरेक्टर है ये रेसेसिव है, ग्रीन और रिंकल्ड इज रेसेसिव. thus yellow color was dominant over green color and round shape was dominant over wrinkled shape. These results were identical to those that he got when he made separate monohybrid cross. जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक कैरेक्टर को लेकर के, सिंगल कैरेक्टर को लेकर के मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, सेम एग्जैक्टली वही रिजल्ट उनको डाइहाइब्रिड क्रॉस के कराने पे भी आया. बिटवीन monohybrid cross between yellow and green seeded plants and between the round and wrinkled seeded plant. Let us use the genotypic symbol Y for dominant yellow seed and small y for recessive green seed color, capital R for round shaped seed or small r for wrinkled seed shape. The genotype of the parents then be written sorry, capital R for round, capital Y for small, for yellow color round shape, small r for wrinkled shape, small y for green color. The cross between the two plants can be written down as follows showing the genotype of the plant. The gamete, ये गैमेट्स आपका कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई यूनाइटेड ऑन फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड प्रोजेनी ऑफ कैपिटल आर स्मॉल वाई. यही आपका क्या था, राउंड
seed shape and yellow color in F1 progeny. When Mendel self-pollinated the F1 hybrid plant to be found 3/4 of F2 plant had yellow seeds and 1/4 of F2 plant had green seeds. The yellow and green color segregated in 3:1 ratio, जो monohybrid cross का रेशियो था, and a round and a wrinkled seed shape also segregated in 3:1 ratio, just like in a monohybrid cross. अब यहाँ पे parent generation मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये parent generation, राउंड शेप्ड येलो कलर्ड सीड एक पेरेंट, दूसरा रिंकल्ड शेप्ड ग्रीन कलर्ड सीड। ये आपका जीनोटाइप राउंड कलर फॉर राउंड शेप सीड शेप, येलो कलर रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर। गैमेट्स बना आपका RY, कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल y। इन F1 जनरेशन राउंड येलो हेट्रोजाइगस इन F1 में आपका F1 में यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन है। ये आपका ये आ जाएगा कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये आपका हेट्रोजाइगस F1 में हेट्रोजाइगस राउंड हेट्रोजाइगस येलो, ये आपका F1 प्रोजेनी आया। F1 प्रोजेनी सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया F1 प्रोजेनी के बीच सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें आपका ये गैमेट्स बना कैपिटल R, कैपिटल Y, स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y। सेम टाइप का गैमेट यहाँ भी बना। अब F2 जनरेशन में ये प्यूनेट स्क्वायर के द्वारा हम लोग देखते हैं। प्यूनेट स्क्वायर में एक तरफ मेल गैमेट को, एक तरफ फीमेल गैमेट को रो और कॉलम में हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। इसके बाद कॉम्बिनेशन करना, ये क्या है, ऑल डोमिनेंट कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। ये टोटल आपका डिफरेंट जीनोटाइप। इसमें जो रेशियो आपका है जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा आपका जीनोटाइप का रेशियो, ये आ जाएगा 1, ये 1:2 ये और ये 2:1 ये आ गया आपका 4:1:2:1। ये आपका देखिए, ये क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो, होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस येलो, ये हेट्रोजाइगस राउंड, होमोजाइगस येलो, हेट्रोजाइगस राउंड, होमोजाइगस येलो, ये ठीक है। देखिए फिर से देख लीजिए, ये है आपका 1 होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस येलो, ये है आपका 2 हेट्रोजाइगस राउंड, होमोजाइगस येलो, फिर आ गया आपका ये यहाँ पे होमोजाइगस राउंड, हेट्रोजाइगस येलो, फिर आपका आ गया 1 होमोजाइगस रिंकल्ड और होमोजाइगस येलो 1,
होमोजाइगस रिंकल्ड होमोजाइगस येलो। इसके बाद ये आ गया आपका हेट्रोजाइगस राउंड हेट्रोजाइगस येलो 4। फिर आ गया आपका 1 आ गया आपका, ये कहाँ गया, ये होमोजाइगस राउंड हेट्रोजाइगस ग्रीन, होमोजाइगस राउंड हेट्रोजाइगस ग्रीन। फिर होमोजाइगस रिंकल्ड हेट्रोजाइगस येलो, होमोजाइगस रिंकल्ड हेट्रोजाइगस येलो, हेट्रोजाइगस राउंड होमोजाइगस ग्रीन और होमोजाइगस रिंकल्ड होमोजाइगस ग्रीन। ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1 4:1 2:2 1, ये जीनोटिपिक रेशियो। इसके बाद फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप का रेशियो देख लेते हैं। फिनोटाइप का रेशियो राउंड येलो 1, राउंड येलो आपका, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो, ये राउंड येलो 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो 9:2। इसके बाद क्या है, राउंड येलो थोड़ा सा इसे कर लेते हैं, हाँ फिर से, अरे यार देखिए 1 मिनट, हाँ यहाँ पे कर लीजिए। राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो कितना 4 5 6 7 8 9 राउंड येलो इज टू 9 राउंड येलो 3 राउंड ग्रीन, 3 राउंड ग्रीन। राउंड ग्रीन देख लीजिए कौन सा है, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, ये तीनों आपका राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन। रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो 3, और ये आ गया आपका रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। ये आपका जीनोटिपिक रेशियो, ये फिनोटिपिक रेशियो है, ये फिनोटाइप का रेशियो। और अभी इससे पहले हम लोगों ने जो देखा था उसको, वो जीनोटाइप का रेशियो। जीनोटाइप का रेशियो फिर से मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 1:2:2:1:2:1:4:1:4 4 5 6 4 10 12 14 15 16, ठीक है, टोटल 16 फ्लावर्स। ठीक है, ये आपका फिनोटाइप का जीनोटाइप का रेशियो। रिजल्ट of a dihybrid cross between the two parents which differed in 2 pairs of contrasting trait, that is seed color and seed shape. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे तीसरा लॉ दिया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तीसरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें उन्होंने क्या कहा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन्होंने क्या कहा था, जब दो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, कंट्रास्टिंग ट्रेट है, मतलब 2 कैरेक्टर्स, राउंड येलो एंड रिंकल्ड, राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन। अच्छा, ये तो डाईहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो। सच अ रेशियो वाज ऑब्जर्व फॉर सेवरल पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स। अच्छा, ये रेशियो जो है मेंडल को हर एक अलग अलग, किसी भी 2 अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर जब उन्होंने डाईहाइब्रिड क्रॉस कराया तो सब में उनको सेम यही रिजल्ट आया डाईहाइब्रिड क्रॉस का। द रेशियो 9:3:3:1 can be derived as a combination series of 3 yellow 1 green 3 round 1 wrinkled. This derivation can be written as follows: 3 round 1 wrinkled 3 yellow 1 green, यानी 9 round yellow 3 wrinkled yellow 3 round green 1 wrinkled green. Based on the dihybrid cross between plants
plants differ in two traits, Mendel proposed a second set of generalization that we call Mendel's law of independent assortment. इसमें उन्होंने क्या कहा? Law of independent assortment. Law of independent assortment states that when two pairs of traits are combined in a hybridization experiment, segregation of one pair of characters is independent of the other pair of the characters. यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि जब भी दो अलग अलग कैरेक्टर्स को लेकर के हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया गया या एक्सपेरिमेंट होता है, उस केस में जो सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर, दोनों पेयर का जो दोनों जीन का जो पेयर या दोनों कैरेक्टर का जो एलिल है, एलिलिक पेयर है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करता है. द प्यूनेट स्क्वायर कैन बी, प्यूनेट स्क्वायर हम लोगों ने देखा था, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस या डायहाइब्रिड क्रॉस, कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द two pairs of genes during meiosis. Meiosis जहाँ पे कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, it is a reductional division and production of eggs and pollens in F1, that is hybrid homozygous round homozygous yellow plant. Consider the segregation of one pair of gene capital R and small r. 50% of the gametes have the gene R and 50% have small r. 50% have capital R, 50% have small r. Now, besides each gametes having either capital R or small r, it should have also the allele Y or small y or capital Y. The important thing to remember here is that segregation of 50% R and 50% segregation of 50% capital R and 50% small r is independent from the segregation of 50% Y capital Y and 50% small y. Therefore, 50% of the R bearing gametes, small r bearing gametes has capital Y and other 50% small y, and 50% of the capital R bearing gametes have capital Y and others have small y. Thus, there are 4 genotypes of gametes, 4 types of pollen and 4 types of egg are formed. The 4 types are capital R capital Y, capital R small r capital Y and small r small y, जो कि हम लोगों ने देखा है इससे पहले पुनेट स्क्वायर के थ्रू, with a frequency of 25% of 1/4 of the total gametes produced. When we write down the four types of egg and pollen on the two sides of a Punnett square, it is very easy to derive the composition of the zygote that give rise to the F2 plant. Although there are 16 squares, how many genotypes and phenotypes are formed? जो हम लोगों ने रेशियो हम लोगों ने देखा है, how many genotypes and phenotypes are formed. Note that ठीक है, using Punnett square data work out the genotypic ratio. Genotypic ratio हम लोगों ने देखा है, genotypic ratio of F2 stage. Genotypic ratio is the genotypic ratio, नहीं, ये phenotypic ratio है, ये phenotypic ratio है. Genotypic ratio इससे डिफरेंट है, वेरी करता है. इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स in 1865, but for several reasons it remains unrecognized till 1900. मेंडल ने जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पे, उनको उनके लाइफ में इसका क्रेडिट नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? कुछ रीजंस थे. कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी एट दैट टाइम एज इट इज नाउ. आज के जैसा कम्युनिकेशन उस टाइम नहीं था. आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था.
एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड। उनका जो जनरल, एक छोटे से जनरल में उनका ये थीसिस पब्लिश हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं मिल पाया, बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया, वाइडली पब्लिश्ड नहीं किया गया, पहला रीजन। दूसरा, हिज कंसेप्ट ऑफ जीन और फैक्टर्स एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स had that controlled the expression of genes and of the pairs of alleles did not blend with each other was not accepted। ये उनका जो जीन का थ्योरी था, जीन का ये एक जीन इज अ स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट एंड इट कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड इसका एलेलिक पेयर एंड दैट दे डिड नॉट ब्लेंड टू ईच अदर was not accepted by his contemporaries as explanation for the apparently continuous variation seen in nature। इसके बाद मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजी के फिनोमेनन को बताने के लिए, बायोलॉजी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने मैथ का जो यूज़ किया, ये उस समय के बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। इट वाज टोटली अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। एंड though Mendel's work suggested that factors or genes were discrete unit, he could not provide any physical proof। मेंडल ने ये तो बताया कि फैक्टर्स या जीन्स वेर डिस्क्रीट यूनिट हैं, बट वो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर्स और से व्हाट दे वेर मेड ऑफ। इसके बाद इन 1900 three scientists, Hugo de Vries, Karl Lorenz, and von Steinmark, independently rediscovered Mendel's results or on the inheritance of the characters। मेंडल के ही वर्क को तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है ह्यूगो डी ब्राइस, कार्ल कोरेंस एंड वॉन सेरमार्क, उन्होंने मेंडल के वर्क को अलग अलग डिस्कवरी किया एंड ऑल्सो बाय दिस टाइम ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division। This led to the discovery of structures in the nucleus। अभी तक क्या था? अभी तक न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में या सेल के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में लोग जान चुके थे। That appeared to double and divide just before cell division। These were called chromosome, that is colored bodies, as they were visualized by staining। By 1902 the chromosome movement during meiosis had been worked out। ये सब एडवांसमेंट हुआ। Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosome was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's law। Mendel's law को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोजोम के मूवमेंट को यूज किया और ये पाया कि क्रोमोजोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। वी हैव स्टडीड अर्लियर द बिहेवियर ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस का इक्वेशनल डिवीजन जो कि सोमैटिक सेल में होता है, और मियोसिस जो कि रिडक्शनल डिवीजन है और गैमेट फॉर्मेशन होता है इसके थ्रू। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर दैट क्रोमोजोम्स एज वेल एज जीन्स अकर्स इन pairs। The two alleles of a gene pair are located on homologous sites of homologous chromosome। Sutton and Boveri urged that the pairing and separation of a pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factors they carried। Sutton इन्होंने यूनाइट किया knowledge of chromosomal segregations with Mendelian principles। मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ अपने क्रोमोजोमल सेग्रीगेशन के नॉलेज को यूनाइट किया और देन कॉल्ड इट क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया? सटन ने। और इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किसने किया? तो थॉमस हंट मॉर्गन ने। Following this synthesis of ideas, experimental verification of the chromosomal theory of inheritance
was done by Thomas Hunt Morgan and his colleagues led to discovering the basis of variation that sexual reproduction produced. He is also called the father of experimental अरे कहाँ गया He is also called father of experimental genetics. किसको कहा जाता है? थॉमस हंट मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोला जाता है, कहा जाता है. थॉमस हंट मॉर्गन वर्कड विथ टीनी फ्रूट फ्लाई या टाइनी फ्रूट फ्लाइज दैट इज कॉल्ड ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे इन्होंने वर्क किया, विच वेर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर. अब उन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या हुआ भाई? ओके, थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाइज पे ही वर्क क्यों किया? कुछ रीजंस था. दे कुड बी ग्रोन फ्रूट फ्लाई दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लेबोरेटरी एंड दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 weeks. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई को सिंपली सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कराया जा सकता है इनटू द लेबोरेटरी एंड दे हैव लाइफ साइकिल ऑलमोस्ट अबाउट 2 weeks. And a single mating could produce a large number of progeny flies, and there was a clear differentiation of the sexes, that is male and female flies were easily distinguishable, and it has many types of hereditary variations that can be seen with low power microscopes. Linkage and recombination. Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila melanogaster to study genes that were sex-linked. sex-linked genes को study किया उन्होंने Drosophila melanogaster पे. The crosses were similar to the dihybrid cross carried out by Mendel in pea plants. For example, Morgan hybridized yellow-bodied white-eyed females. Yellow-body white-eyed female को उन्होंने हाइब्रिडाइज कराया with brown-bodied red-eyed males and intercrossed their F1 progeny, और उसके F1 progeny को intercross कराया. He observed that the two genes did not segregate independently of each other, and F2 ratio deviated very significantly from 9:3:1 ratio expected when two genes are independent. जैसे मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में 9:3:1 का रेशियो आया था, उस तरह से जब थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल को ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल के साथ क्रॉस कराया, तो ये रिजल्ट उनको नहीं मिला, ये रिजल्ट से डेविएशन आ गया. It means Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome, and saw quickly that when the two genes in the dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. And Morgan attributed this due to the physical association. Morgan ने क्या कहा? Physical association or linkage of two genes, and coined the term linkage to describe this association of genes on a chromosome, and the term recombination. थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे डाइहाइब्रिड क्रॉस करा के दो टर्म दिया, एक तो लिंकेज, उन्होंने फिजिकल एसोसिएशन पाया, उसको उन्होंने लिंकेज का नाम दिया, लिंकेज ऑफ द टू जीन्स, एंड रिकॉम्बिनेशन भी टर्म दिया टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस. Morgan and his group also found that even genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, show, अब जो tightly linked होगा वो show very low recombination,
while others were loosely linked and show higher recombination. For example, he found that the genes white and yellow hair were very tightly linked and show only 1.3% recombination. His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position. जीन मैपिंग या जीन उसकी पोजीशन को मैप किया उसके स्टूडेंट ने ऑन द क्रोमोजोम. Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of the whole genomes, as was done in a case of human genome sequencing project. Now, polygenic inheritance. Mendel's polygenic inheritance. Polygenic inheritance. Polygenic inheritance. Mendel's studies mainly described those traits that have distinct alternate forms, such as flower color, which are either purple or white. But when we look around, we will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in humans, we don't just have tall or short people as two distinct alternatives, but a whole range of possible heights are possible. Such traits are generally controlled by three or more alleles and thus called polygenic traits. यानी polygenic trait क्या हुआ? एक ही जीन अलग अलग phenotypic character को कंट्रोल करता है. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment. Polygenic inheritance क्या करता है? Polygenic inheritance. Poly means many और gene एक ही कैरेक्टर को, एक ही फिनोटाइपिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अलग मोर देन 2 जीन्स आर प्रेजेंट या एलेलिक पेयर्स आर प्रेजेंट and thus called polygenic traits. For example, human skin color. Besides the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into the account of influence of environment. Human skin color is a good example for polygenic inheritance. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. That is, the effect of each allele is additive. To understand this better, let us assume that 3 genes A, B, C controls skin color in human, with the dominant form of A, B and C responsible for dark skin color and the recessive form small a, small b, small c for light skin color. The genotype will, with all the dominant allele capital A, capital B, capital C will have the darkest skin color, and that with the recessive alleles small a, small b, small c will have the lightest skin color. With the lightest skin color, as expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles, we have an intermediate skin color. In this manner, the number of each types of allele in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in individual. Pleiotropy. We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait. There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Such a gene is called pleiotropic gene. एक सिंगल जीन जब मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है या एग्जिबिट करता है, वैसे जीन को हम लोग प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं. द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रोपी इज इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ द जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे
which contribute towards different phenotype. An example of this is the disease phenylketonuria, which occurs in humans. The disease is caused by mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, and it is also called single gene mutation. जो फिनाइल कीटोनुरिया होता है वो म्यूटेशन के कारण होता है, म्यूटेशन इन द जीन that codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, and it is called single gene mutation. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation. इसमें फिनाइल कीटोनुरिया में mental retardation and a reduction in hair and skin pigmentation. तो ये तो रहा मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस, प्लियोट्रोपिज्म और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एक्सेट्रा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन और क्रोमोजोमल डिजॉर्डर एंड मेंडेलियन डिजॉर्डर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड नाइट।